हजार नेमत होती है और हजार नेमत सेहत को यूं ही नहीं कहा जाता। आपके पास बेपनाह पैसा है, दौलत है, फेम है, नेम है, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपको दुनिया में हर चीज बेकार लगेगी, आपको दुनिया की हर खूबसूरती मायूस करेगी। तो सेहत की बात करने के लिए बेहतरीन पैनल आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद है। मैं दावत दूंगी स्टेज पर अपने हेल्थ पैनलिस्ट जनाब BR सीकरी साहब को, जो प्रदेश संयोजक हैं एनजीओ प्रकोष्ठ बीजेपी के भी और उद्योगपति भी हैं और हेल्थ पर अच्छी खासी पकड़ यूं रखते हैं कि इनकी बनाई गई दवाइयां लोगों को सेहत याफ्ता करने में बड़ी मदद देती हैं। और साथ ही साथ मैं दावत देना चाहूंगी इंतहाई अदब के साथ जनाब DP गोयल साहब को, जो कैनविन फाउंडेशन के फाउंडर हैं। गोयल साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए और आज इस खूबसूरत प्यारे पैनल के साथ बातचीत करेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबरें अभी तक के इनपुट हेड कमल कौशिक जी। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। ओवर टू यू कमल। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज। एक बार जोरदार तालियां दो महानुभावों के लिए जिन्होंने हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन सपना बहुत बड़ा अभी भी इनके सामने है। और आज अगर हम हेल्थ की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो गुरुग्राम के स्वास्थ्य को भी सुधारना है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हम आगे बढ़कर अब आगे कुछ हमें लक्ष्य निर्धारित करना ही है, विजन है, 2047 है, सरकार का है, लेकिन उद्योगपति क्या सोच रहे हैं जो खासकर हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आज इसी की बातचीत हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। BR सीकरी साहब, DP गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खास मंच पर। आज गुरुग्राम की बात करेंगे और हेल्थ केयर की भी बात करेंगे। कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, हेल्थ इज वेल्थ। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सेक्टर में आप हैं, इस सेक्टर में क्या क्या चुनौतियां आज भी आपके सामने हैं, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या आपने किया है और क्या विजन आपका है? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें अभी तक और आपके जितने भी श्रोता दर्शक, उन्हें साधुवाद। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, निस्संदेह कहते हैं स्वस्थ शरीर ही कोई भी काम कर सकता है। धन्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी। यदि आपने बजट के ऊपर गंभीरता से कभी चर्चा सुनी होगी, पहले स्वास्थ्य को बड़ा हल्के से लिया जाता था। मुझे याद है कोविड के दौरान मैडम निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, जब उन्होंने बजट के ऊपर चर्चा की तो उन्होंने अपने बजट को 6 स्तंभ के ऊपर खड़ा किया था। 6 स्तंभ। पहला स्तंभ था हेल्थ केयर सेक्टर और अंतिम स्तंभ था इनोवेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अनुसंधान और शोध। तब से मालूम हो गया कि सरकार कितनी गंभीर है। कारण क्या है? कोविड, जिसको कहते हैं नामुराद बीमारी, जब आई तो ना तो हमारा औषध उद्योग तैयार था, ना सरकार तैयार थी, लोग मरते जा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार की एक गंभीर सोच ने क्या, सबसे पहले वो टीका भारत के अंदर निर्माण करवाया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा विश्व उस समय जल रहा था। इटली, USA, न जाने लाखों लोग मौत के घाट चले गए। एक भारत ऐसा देश है जिसने उस दौरान में अनुसंधान के माध्यम से भारतीय टीका प्रस्तुत करके, विश्व में 205 देश हैं, 205 देशों में 100 देशों को टीका भारत ने भेजा। उस 100 टीकों में से 50 देशों को मुफ्त भेजा, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, गरीब कंट्री हैं। उन देशों को हमारी सरकार ने, और धन्य है, मैं तो मोदी जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये नहीं कि मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं, नहीं।
बहुत कुछ बड़ा अमूलचूल परिवर्तन। मैं पूरे भारत की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं पूरे भारत में नहीं गया, लेकिन मैं गुरुग्राम की यदि बात करूं तो 2019 से 2026 तक, 2026 का बिड अभी है क्योंकि मैंने इस सेक्टर को बहुत गहन अध्ययन किया है। पिछले 7 सालों में बहुत कुछ बड़ा बदलाव मुझे नजर नहीं आता कि गुड़गांव में एटलीस्ट क्या हुआ। हमने वैक्सीनेशन दी, मैं बहुत पॉजिटिव सकारात्मक विचार का व्यक्ति हूं, तो पहले मैं यदि अच्छाई बात करूं और बहुत बड़ी बात करूं वो ये बात है कि जिस तरीके से हमने डिजिटलाइज सारी चीजों को जोड़ने का काम किया, तो हेल्थ सेक्टर को डिजिटल करने में जो बहुत बड़ा योगदान रहा कि सारी तरह की ऐप बनी, उसका डाटा सेग्रीगेशन हुआ, उस पर काम हुआ, तो निश्चित तौर पे सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, बट धरातल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, मेरा खुद का ये दिल का बहुत तकलीफ का विषय है कि जितनी पीएससी यूपीएससी पहले थी, एक भी यूपीएससी पिछले 7 साल में नहीं बढ़ी। जिस एक हॉस्पिटल के लिए पूरा गुड़गांव का हर नागरिक संघर्ष कर रहा है, आज भी उसकी आधारशिला नहीं रखी गई। जहां तक आबादी पिछले 8 सालों में हो सकता है 25% आबादी बढ़ गई गुड़गांव की, लेकिन गुड़गांव के हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ी कि गुड़गांव के 4 कोने पे 4 हॉस्पिटल होने चाहिए, और हम एक भी हॉस्पिटल को शुरू नहीं कर पाए। तो मुझे ये तकलीफ का विषय लगता है। निश्चित तौर पे अभी कोरोना बीमारी आई, क्या दूसरा कोई वायरस ऐसा अटैक करता है? जैसे मैं अभी एंटा वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, आपने भी सुना होगा उसकी स्टडी को। क्या कोई एक ऐसा वायरस दोबारा से यदि भारत में आता है तो उसके लिए हमारी कितनी तैयारियां हैं? तो मुझे गुड़गांव के स्तर पे वो तैयारियां इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। हो सकता है बोधराज सिकरी जी मुझे बताएं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार, प्रशासन, सबको मिलकर काम करना होगा। और जिसमें कैनविन फाउंडेशन की एक गिलहरी प्रयास की जो मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है केवल कमी निकालना बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति किसी में कमी निकाल सकता है, सरकार को गाली देना तो और भी आसान काम है, लेकिन हमने खुद से संस्था बन के कितना उसमें कंट्रीब्यूशन किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कैनविन फाउंडेशन ने गिलहरी प्रयास किया और उससे एक सुकून मिलता है कि कम से कम 1000, 1500, 1200 परिवार प्रतिदिन सेवा लाभ ले रहे हैं। ना केवल मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, उसका दिल से अच्छा इलाज हो, हर व्यक्ति के साथ एक भरोसा हो कि आपके साथ कैनविन फाउंडेशन खड़ी है। तो इस भरोसे का नाम ही सरकार होता है, इस भरोसे का नाम ही भगवान होता है, और इस भरोसे का नाम ही इंसानियत होती है, जिसका प्रयास हम मिलकर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। सिकरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, इसकी डेफिनेशन आप भी किस तरह से दे सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने? और साथ ही एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता सकता हूं कि लोगों के बीच में चर्चा काफी होती है। आप देखिए, एक दवाई 10 रुपए की बिकती है, एक दवाई 50 रुपए की बिकती है, फॉर्मूला वही है, और कई बार प्रचार सरकार को भी करना पड़ता है कि वहां पर आप जाएं, एक जेनरिक दवाई ये है, जेनरिक दवाई ये असर सेम करेगी, लेकिन वहां उद्योगपति क्या सोचता है, और वही उद्योगपति बना भी रहे हैं, वो बेच भी रहे हैं, वो प्रचार भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जाकर एजेंट कह रहे हैं कि नहीं आपको ये दवाई लिखनी है। ये भी तो सच्चाई है। एक आम आदमी के मार्फत आपने जो प्रश्न किया है दवाई की कीमत के बारे में, मैं हमारे उद्योग मंत्री हमारे बीच में हैं, उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी का यहाँ होना। और जिस विषय पे आपने मेरे से प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण। हर व्यक्ति, आपने कहा कि एक दवाई 10 रुपए में मिलती है, वही दवाई 50 रुपए में मिलती है, निस्संदेह। पहले तो मैं आपको हेल्थ केयर की डेफिनेशन बता दूं। आपने कहा परिभाषा चाहिए आपको। हेल्थ केयर के अंदर हॉस्पिटल भी आते हैं, हेल्थ केयर के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर भी आते हैं, हेल्थ केयर के अंदर पैथोलॉजिकल लैब भी आते हैं, हेल्थ केयर के अंदर मेडिकल डिवाइसेस भी आते हैं, जो घुटने आप चेंज कराते हैं, आप दांतों के अंदर इम्प्लांट लगाते हैं। हेल्थ केयर के अंदर ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, प्लस इसके सिवा जो हमारे सर्जिकल हैं वो भी आते हैं। जो सबसे बड़ा हेल्थ केयर के अंदर विभाग है वो है औषध विभाग, दवाई, जिससे मैं औषध उद्योग से आता हूं। आपका प्रश्न उत्तर है बहुत ही उत्तम है, लेकिन आम आदमी की सूचना के लिए 3 श्रेणी की दवाई होती हैं। एक होती है जेनरिक दवा, वो होती है जो लगभग 100 वर्ष पूर्व उसके ऊपर इनोवेशन हुई, उसके ऊपर अनुसंधान हुआ, उसके ऊपर शोध हुआ, और वो प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए विदेश के अंदर उसको पेटेंट मिलता है।
उस पेटेंट के दौरान वो कंपनी उसकी जो मर्जी कीमत लगाए, वो पूरे के पूरे विश्व के अंदर ये एक प्रथा है कि वो जो मर्जी कीमत लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए, उसका अनुसंधान और शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कई अरबों रुपए खर्च होते हैं, तो उसको बोलते हैं पेटेंटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट। दूसरी श्रेणी आती है जब वो प्रोडक्ट 15 साल के बाद उसकी पेटेंट की एक्सपायरी हो जाती है, वो आ जाता है भारत। हमारे भारत के जो औषध उद्योग के 20 जो टॉप की कंपनी हैं, आपके लुपिन है, सिप्ला है, सन फार्मा है, अरबिंदो फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है, एल्केम है, मैनकाइंड है, ये सारी कंपनियां जो हैं बैकवर्ड इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं। ये उस प्रोडक्ट को जब बनाती हैं उसको बोलते हैं ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट, यानी वहां से उसका ब्रांड खत्म हो गया, अब आपके पास आ गया। फिर जब वो बेचती हैं एथिकल मार्केटिंग के सोर्स से। एथिकल मार्केटिंग का मतलब ये है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ये मेरे मार्केटिंग टीम है, ये मेरा टॉप मार्केटिंग हेड है, इसके नीचे जोनल मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, दुनिया भर के लोग हैं। तो उस कंपनी का मार्केटिंग का खर्चा है वो जो प्रोडक्ट के ऊपर पड़ता है, उसको बोलते हैं ब्रांडेड जेनरिक। तीसरी कैटेगरी होती है जेनरिक। जेनरिक का मतलब जेनरिक का मतलब है पैरासीटामोल। आप, कोई कहता है जी डोलो खाता हूं, कोई कहता है मैं पैरासीटामोल को क्या कहते हैं क्रोसिन खाता हूं, लेकिन जब वो पैरासीटामोल की फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं जेनरिक। उसके ऊपर मार्केटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। आज गुड़गांव के अंदर हम 3 डिस्पेंसरी, मेरा समाज जो है 3 डिस्पेंसरी चला रहा है, उसमें लगभग 100 पेशेंट को प्रतिदिन मुफ्त सलाह, मुफ्त डॉक्टरी कंसल्टेशन, मुफ्त दवाई भी दी जा रही है। कारण क्या है, वहां हम जेनरिक प्रोडक्ट रखते हैं। यदि कोई भी डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है वो जेनरिक लिखेगा तो पेशेंट को 10 रुपए में दवाई मिलेगी। अगर डॉक्टर ब्रांडेड जेनरिक लिखेगा तो उसको 50 रुपए में मिलेगी। अगर वही डॉक्टर कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट जो अभी इनोवेट हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पर कोविड के दौरान बहुत सारे नए मॉलिक्यूल बन के आए, तो उसकी कीमत अलग हो गई। एक गलत अवधारणा है मार्केट के अंदर कि औषध उद्योग, ठीक है, हर इंडस्ट्री के अंदर आज हमारे उद्योग मंत्री बैठे हैं, बेईमान लोग होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मंत्री उन बेईमानों को ठीक करना भी जानते हैं। तो हर उद्योग के अंदर ये है। लेकिन आज यदि आयुष्मान भारत, ये माननीय प्रधानमंत्री की देन है, आज इस उद्योग के अंदर जितनी तरक्की हो रही है, आने वाले दिनों में हर जगह आयुष्मान भारत, बंगाल जैसे वो कहते हैं नहीं करेंगे, अब वहां पर भी लागू हो गया। तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, इसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। आज चाइना अगर औषध उद्योग के अंदर सफल है, उसका कारण क्या है कि उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है। तो सिकरी साहब, आपने चाइना की बात की, तो भारत कहां खड़ा है आज की तारीख में? बहुत उत्तम प्रश्न है। 68% हमारी दवाइयों का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था चाइना से। अच्छा। 68% हमारा रॉ मटेरियल, जो हमारी फिनिश्ड फॉर्मुलेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, सिरप बोलते हैं, इसका रॉ मटेरियल 68% चाइना से इंपोर्ट होता था। माननीय प्रधानमंत्री ने आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व एक स्कीम लागू की, उसको बोलते हैं PLI, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यानी यदि आप वो वाला प्रोडक्ट भारत में बनाएंगे तो आपको 10% या 15% आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मुनाफा सरकार की तरफ से मिलेगा। जिसका परिणाम क्या हुआ, जो 68% डिपेंडेबिलिटी चाइना के ऊपर थी वो घट करके आधी से भी कम रह गई है। कारण क्या है? कारण क्या है कि सरकार ने प्रोत्साहन दिया। इसी प्रकार आने वाले दिनों में जो बाकी है, आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर भारत यही है कि जब आप विदेशों से कोई, आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं कि इंपोर्ट कम करो। कारण क्या है? कारण क्या है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द कंट्री, मेड फॉर द वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत। जब ये भावना के साथ हम लोग कुछ भी बनाएंगे, बड़ी जल्दी लगभग 3 सालों के अंदर आप देखेंगे कि हमारा इंपोर्ट चाइना से नील हो गया। आज दुख की बात यह है, पैरासीटामोल आप खाते हैं, पैरासीटामोल की 100% रॉ मटेरियल बाहर से आता था। जितने भी हमारे पार्लियामेंट में देखो नेता, विधानसभा नेता, सब लोग आधे से ज्यादा तो डायबिटिक हैं। मेटफॉर्मिन जो दवाई बनती है उसका रॉ मटेरियल सारा वहां से आता है।
धन्य है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस स्कीम को लागू करके 3 स्कीम आ चुकी हैं, इस स्कीम को लागू करके ये दिखा दिया कि भारत कुछ भी कर सकता है, असंभव से असंभव काम भी भारत कर सकता है और भारत ने करके दिखाया है। आज औषध उद्योग के अंदर हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत इस समय आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है। ठीक है गोयल साहब, दवा जहर भी बन सकती है, दवा जहर भी बन सकती है, क्योंकि हमने देखा कि काफी सुर्खियों में रहा मामला। और सिकरी साहब, आप तो जानते ही हैं कि जो बच्चे खांसी की दवाई पी चुके थे, उनके माता पिता लेकर आए, उनकी मौत तक हो गई, वो मौत का शिकार भी हो गए। तो इस तरह से कैसे हो सकता है, और इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? कोई भी एपिसोड होता है, उसके रूट कोज पे जाके हमें जरूर काम करना चाहिए कि उसका कारण क्या बना। कारण जो स्थिति बन चुकी, पहले तो उसके कारण पे हम काम करें और फिर वो दोबारा स्थिति कभी ना बने, हम उसके लिए उस पे काम करें। तो नेग्लिजेंसी इन मेडिकल साइंस, इन मेडिकल फील्ड, ये किसी भी प्रकार से मतलब सहन करने लायक विषय नहीं है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसी भी पॉलिसी का है, उसमें अकाउंटेबिलिटी जब तक हम सेट नहीं करेंगे, मैं आदरणीय मंत्री जी बैठे, मैं बहुत बधाई देता हूं हरियाणा सरकार का कि इस साल हरियाणा के बजट का 7.2% बजट, हेल्थ बजट हरियाणा सरकार ने बनाया, जो 5 साल पहले 4.5% था। हालांकि केंद्र की सरकार का बजट 5 साल पहले 2.6% था, जो अब घट के 1.9% हुआ। लेकिन जो विशेष विषय रहे, आयुष्मान योजना थी, चिरायु योजना हरियाणा सरकार की थी, वो हमने लागू तो करी, लेकिन उस आयुष्मान योजना और चिरायु योजना के अंतर्गत कितने हॉस्पिटल्स में एनरोलमेंट हुई, उनका लाभ क्या वास्तव में जो बड़े हॉस्पिटल हैं गुड़गांव के, यदि मैं पार्टिकुलर गुड़गांव की बात करूं, तो क्या वो लोग, वो हॉस्पिटल आम आदमी को वो चिरायु की सुविधा दे रहे कि नहीं दे रहे? तो जो गैप ऑफ द ट्रस्ट है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो एक होनी चाहिए। और जैसे दिशा कमेटी बनी, केंद्र सरकार की योजनाओं का मॉनिटरिंग इस तरह से हुआ, इस तरह से हरियाणा सरकार को भी इस तरीके से कोई भी विषय हो, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। और मैं कहता हूं किसी भी विषय पे काम करने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। कैनविन फाउंडेशन जैसी भी हजारों संस्थाएं हैं जो काम करने के लिए आगे आ सकती हैं। किसी भी एक सामाजिक संस्था को 3 चीजों की जरूरत होती है, मैन पावर, मनी पावर और मोटिवेशन पावर। तो यदि तीनों चीजों में से एक चीज सरकार दे दे कि उसको थपकी मार दे, मोटिवेशन दे दे, तो अच्छा काम कर रहा है। और उसके लिए कुछ नहीं करना, मान लो एक डीसी साहब के कार्यालय से, सीएम ऑफिस से 3 महीने में एक बार एक सर्वे करके जो संस्था, जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, उसको बुला के थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दे, बता तेरे को किस चीज की जरूरत है, बता तू कहां तेरे को तकलीफ आ रही है। तो मुझे लगता है वो लोग ही उस शहर को संभाल सकते हैं। जिस तरह से कोरोना में RWS ने, सामाजिक संस्थाओं ने, सामाजिक लोगों ने आर्मी बन के, जहां प्रशासन फेल हो रहा था, जहां सरकार फेल हो रही थी, तो सामाजिक संस्थाओं ने उस शहर को संभालने का काम किया। तो मुझे लगता है उस कोरोना से सीख लेके कहीं ना कहीं सरकार को यह कदम उठाना पड़ेगा और इस तरीके की कोई ना कोई एक प्रोत्साहन कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी, तो सरकार को सरकार ना बन के कॉरपोरेट की तरह काम करना पड़ेगा। जो अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं उसको इंसेंटिवाइज करें, जिस अफसर ने अच्छा काम किया उसको कुछ मेडल, कुछ प्रोत्साहन, कुछ इंसेंटिव यदि हम देंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी समस्या का मूल से समाधान हो सकता है। अंत में इस बातचीत में सर क्या कहना चाहिए इस हेल्थ सेक्टर को लेकर? जो डॉक्टर डीपी गोयल ने विषय रखा, इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। डॉक्टर डीपी गोयल जी, आपकी सूचना के लिए अभी हाल ही में लगभग 1 महीना पूर्व मेरी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। माननीय चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO ने हमें आमंत्रित किया था और जो काम हम स्वास्थ्य के प्रति कर रहे हैं उसके लिए हमें सम्मानित किया, तो रिकॉग्निशन सरकार कर रही है। दूसरा, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कभी भी GDP का 1% से ऊपर स्वास्थ्य के लिए नहीं अलॉटमेंट की गई थी और गरीब से गरीब देश, छोटे से छोटे देश भी 2 से 3% GDP का स्वास्थ्य के ऊपर करते थे। धन्य है
निर्मला मैडम रामाचंद्रन, जिन्होंने कोविड के दौरान 1 से 1.5%, 1 से उसके बाद 1.89, आज की डेट में लगभग 2.84% ऑफ जीडीपी इज बीइंग ईयरमार्क फॉर द हेल्थ सेक्टर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी सरकार बहुत गंभीर है। सिकरी साहब, निस्संदेह इसको कंक्लूड करेंगे आप इस चर्चा को, क्योंकि मुझे मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। जो कफ सिरप का आपने कहा जहर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर 2 प्रकार की इंडस्ट्री होती है। एक होती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एक होती है कमोडिटी इंडस्ट्री। आप राशन लेने जाते हैं, उसको बोलते हैं कमोडिटी इंडस्ट्री। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की अपील भी की थी, और हम अपनी एसोसिएशन से ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट भी करने वाली रिकमेंडेशन करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और गोयल साहब, अंत में कमल क्या जी, कहना मैं भी चाहेंगे? एक बात बहुत कहना संक्षेप चाहता में। हूं। मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूं जी। कि यदि मेडिकल फील्ड को यदि पार्टिकुलर बात करें, और मैं कहता हूं कि हर विषय पे ये बात आती है कि इन 3 चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। पहला अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। जन जागरूकता से ही जन क्रांति आती है, जी। और जन क्रांति से ही बड़े बदलाव जीवन में कभी भी हुआ, चाहे वो आजादी की बात हो या उसके बाद कोई भी हो, अवेयरनेस। जी। दूसरा प्रिवेंशन, जी। कि बीमारी हो ही ना, उसके लिए हम प्रिवेंशन पे काम करें। जी। और तीसरा होता है ट्रीटमेंट। जी। तो मुझे लगता है सरकार ट्रीटमेंट पे काम कर रही है, हमें प्रिवेंशन पे और अवेयरनेस पे सरकार को आगे आना पड़ेगा, और हम सबको मिलके, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इस पे काम करना पड़ेगा, तभी किसी समस्या का, और खासकर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो उसमें मूल से हमारे को अमूल चूल बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके बिना कोई भी बात संभव नहीं है। अभी सिकरी साहब, गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और भी बातचीत करनी थी, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, समय की थोड़ी कमी है, क्योंकि मंत्री साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली इस बातचीत के लिए। लेकिन अंत में जाते जाते एक मैं बात जरूर कहूंगा, आपने सरकार की बात की, तो आज भी जरूरत है कि सरकारी सिस्टम को और सुधारा जाए और अच्छी तरीके से लोगों की सेवा की जाए। और यहाँ पर बिजनेसमैन कहें या फिर समाज सेवा करने वाले व्यक्ति कहें, इसमें भी थोड़ा सा आप जैसे उद्योगपतियों को सोचना पड़ेगा कि इस सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्तियों को कम से कम सरकार का साथ देना चाहिए। उद्योगपति तैयार है जी, सरकार आगे है, उद्योगपति सारे तैयार हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा कि रेट्स लगे होते हैं, अगर हॉस्पिटल के बाहर भी या कहीं भी रेट लगे कि इतने रुपए में इलाज हो जाएगा, तो ये भी लोगों के लिए बेहतर है, इतने रुपए में ये दवा मिल जाएगी, तो ये भी एक सलाह है और लोगों के बीच की चर्चा है। लेकिन वो जाते हैं, हॉस्पिटल का बिल इतना हो जाता है, तो उसके बारे में भी उद्योगपतियों को सोचना मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी उद्योगपति एक शुरुआत हुई है, उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हरियाणा सरकार को। इंडस्ट्री के साथ प्रशासन ने एक संवाद किया। अभी जो बीजेपी के जो जिला के उद्योग के वो बनाए कोऑर्डिनेटर, उन्होंने अपने इंडस्ट्री एरिया में एक शुरुआत की, मुंजाल जी ने, तो इतनी बढ़िया वो संवाद हुआ, और वो हमारे सीपी साहब के साथ संवाद था। तो क्या सीएमओ साहब भी उनके साथ संवाद कर सकते हैं? तो संवाद होंगे, वहां विवाद कम होगा, और जहां संवाद होगा वहीं विकास होगा। बिल्कुल, इसलिए संवाद के लिए कार्यक्रम रखा है। उस संवाद में हमारे माननीय कमिश्नर पुलिस भी थे, मैं भी उस संवाद में था। निस्संदेह इस समय सरकार जो है हमारी, वो हमारे द्वार पर है। पहले हम सरकार के पास जाते थे एक आम आदमी नागरिक के नाते, अब सरकार हमारे पास चल के आती है। ये जो मुहिम है, वास्तव में इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक आने वाले हैं। आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और आपकी फील्ड में आप अच्छा काम करें, लोगों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां, और मंत्री जी का स्वागत हम करते हैं इस कार्यक्रम में। आप भाग लें। बीआर सीकरी जी, नवीन, डीपी गोयल साहब, आप दोनों से गुजारिश है कि स्टेज पर ही कुछ वक्त गुजारे। इस बीच मैं हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर जी का इस्तकबाल करती हूँ खबरें अभी तक के इस मंच पर, और मेरी गुजारिश है जनाब प्रदीप कौशिक साहब से, चेयरमैन जेवी इंटरनेशनल स्कूल्स, कि वो बुके देकर गुलपोशी करके हरियाणा के सूबे के कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर साहब का इस्तकबाल करें। एक बार जोरदार तालियां कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह के लिए। डीपी गोयल जी, आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर रहें, और मेरी गुजारिश हमारे इनपुट हेड कमल कौशिक जी से है कि वो मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। देवेंद्र कौशिक जी, आपसे भी गुजारिश है, हमारे फरीदाबाद ब्यूरो चीफ, आप स्टेज पर आ जाएं प्लीज। ये एजाज है, सम्मान है खबरें अभी तक की जानिब से, आप उन प्यारे लोगों को जो हेल्थ सेक्टर में बेहतरीन काम कर रहे हैं, रास्ते भी सलाम करते हैं उस मुसाफिर को जिनके पाँव में हर रोज छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारों को कभी भरने नहीं दूंगा, मैं अपने दिल की दरारों को कभी भरने नहीं दूंगा, इन्हीं दरारों से मुझ में हौसले आते हैं।
तो बी आर सीकरी साहब और डीपी गोयल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप खबरें अभी तक पर तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।